हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में एक टॉपिक लेकर आए हैं, उत्सर्जन तंत्र। आज के इस वीडियो में हम आपको मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र पढ़ाएंगे कि मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन की डिफिनीशन क्या होती है, ये जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं। ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसी क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज या हार्मफुल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जो पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, हानिकारक पदार्थ, उन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, एक्सक्रेटरी मटेरियल कहते हैं। कौन कौन से एक्सक्रेटरी मटेरियल मनुष्य के शरीर में हो सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के जरिए शरीर से बाहर निकाली जाती है। कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो इन सभी हार्मफुल प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस उत्सर्जन कहलाती है। अब उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहेंगे। और इस पूरी क्रिया को, इस पूरी प्रोसेस में को संपन्न करने में जो भी अंग सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं, उसे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो उत्सर्जी तंत्र है, उसमें मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क अर्थात किडनी, और कुछ सहायक उत्सर्जी अंग हैं जैसे फेफड़ा, त्वचा, यकृत आदि। तो बच्चों, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। इसमें एक जोड़ा वृक्क आपको दिख रहे हैं। ये एक जोड़ा वृक्क जो उदर गुहा में, कहाँ पर पाए जाते हैं? उदर गुहा में कशेरुक दंड के पार्श्व में। उदर गुहा में कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित होते हैं। इन्हें किडनी भी कहते हैं। दायां किडनी कुछ ऊपर स्थित होता है। दायां किडनी कुछ ऊपर स्थित होता है। अब इसके भार की बात करें तो पुरुषों में इसका भार 125 से 175 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं में या स्त्रियों में इसका भार 115 से 155 ग्राम होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की बात करें तो यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो स्टूडेंट्स, क्या बताया कि मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृक्क कशेरुक दंड के पार्श्व में, उदर गुहा में कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित होते हैं। दाहिना वृक्क कुछ ऊपर स्थित होता है और प्रत्येक किडनी की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों में वृक्क का भार 125 से 175 ग्राम, जबकि स्त्रियों में इसका भार 115 से 155 ग्राम होता है।
इसका आकार सेम के बीच के जैसा होता है और ये हल्के गुलाबी कलर, भूरा गुलाबी होता है, भूरा गुलाबी कलर होता है इसका। अब देख रहे हैं कि इसका ये बाहर की ओर से उभरा होता है और भीतर की ओर धंसा होता है ऐसे। तो ये जो धंसे हुए भाग को हम हाइलम कहते हैं। इसी भाग में रीनल धमनी रुधिर लेकर पहुंचती है और यहाँ से एक ये नलिका निकल रही है जिसे हम मूत्र नलिका कहते हैं। ये मूत्र नलिका यहाँ से जब मूत्र को लेकर के आती है और ये मूत्राशय है, मूत्राशय, इस मूत्राशय में मूत्र एकत्र होता रहता है और इसके आगे यहाँ से एक मूत्र मार्ग होता है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा से मूत्र शरीर से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो किडनी है, जो मुख्य उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है और इसकी अगर आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो आंतरिक संरचना का अध्ययन करने से पूर्व बात को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा में कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित होते हैं। इनका आकार सेम के बीज के समान होता है और पुरुषों में इसका भार 125 से 175 ग्राम होता है, जबकि स्त्रियों में इसका भार 115 से 155 ग्राम के आसपास होता है और लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब इसके दबे हुए भाग से एक नलिकाएं निकलती हैं जिसे हम मूत्र नलिका या यूरेटर कहते हैं। यह मूत्र को लेकर आती है। यहाँ पर किडनी में रुधिर का फिल्ट्रेशन होता है, रुधिर छनता है जिससे मूत्र छन करके इस मूत्र नलिका के माध्यम से मूत्राशय में एकत्र होता रहता है और समय समय पर शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है और ये जो मूत्र मार्ग होता है इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। चलिए अब हम इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना की जब अनुलंब काट या अनुदैर्घ्य काट देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगी। ये मूत्रवाहिनी है, यूरेटर है जो बाहर निकल रही है। इसके परिधि भाग को, जो बाहरी भाग होता है, परिधि भाग पर हल्का बैंगनी रंग का होता है और इसे हम वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं। इसे हम वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं और इसका जो मध्य का भाग है ये पेल्विस कहलाता है। पेल्विस कहलाता है और यहाँ पर वल्कुट के बाद ये मेडुला होता है जहाँ पर बहुत से 10 से 12 पिरामिड्स इस तरह से लगे होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पर इनकी संख्या 10 से 12 होती है। ये वृक्क का मेडुला भाग है। ये है कॉर्टेक्स, ये है मेडुला, ये भाग मेडुला है, मेडुला, और ये जो संरचना है इनको हम पिरामिड्स कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं। इनकी संख्या 10 से 12 होती है। बाहरी जो परिधि भाग है ये हल्के कलर का होता है, जबकि मध्य का भाग, ये भाग मेडुला का भाग, ये गहरे रंग का होता है। इसी भाग में मूत्र छन करके, इसी भाग से मूत्र छन करके पेल्विस में आता रहता है, मूत्र छन करके पेल्विस में आता रहता है
और पेल्विस के जरिए, पेल्विस से होते हुए मूत्रवाहिनी के जरिए मूत्राशय में पहुंचता रहता है। ठीक है। और मैंने बताया कि इसकी ऊपरी सतह पर ये जो संरचना आप देख रहे हैं जो बाहर से दिख रही है, इसे हम अधिवृक्क कहते हैं। अधिवृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्क कहते हैं। तो बच्चों ये कुछ इसकी आंतरिक संरचना है। कुछ बात समझ में आई? इसकी आंतरिक संरचना की जब अनुलंब काट देखते हैं तो इसमें बाहर का जो हल्के रंग का भाग होता है इसे हम कॉर्टेक्स सेबल्कुट कहते हैं, और इसके बाद का भाग जो होता है मेडुला कहलाता है, जिसमें 10 से 12 पिरामिड्स पाए जाते हैं। और इसका जो मध्य भाग है जो खोखला होता है इसे हम पेल्विस कहते हैं। इसी भाग में मूत्र छन करके आता रहता है और पेल्विस से होते हुए फिर ये मूत्र नलिका के माध्यम से मूत्राशय में पहुंचता रहता है। अब बच्चों ये जो किडनी है, किडनी की यूनिट, किडनी की इकाई क्या है? तो किडनी असंख्य सूक्ष्म, सक्रिय व लंबी व कुंडलित नलिकाओं से मिलकर बना होता है। लगभग 8 लाख नलिकाएं मिलकर के एक किडनी का निर्माण करती हैं, और जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्क नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे? नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। तो बात समझ में आ गई? अब जरा इसे नोट करें, इस फिगर को, और ये डाटा नोट करें। फिर हम आपको बता रहे हैं वृक्क नलिका का डिटेल। क्या बताया कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। इस पॉइंट को नोट करें, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को वृक्क नलिका कहते हैं। वृक्क में लगभग 8 लाख लंबी, सक्रिय व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। और वृक्क नलिका की संरचना का वर्णन हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। वृक्क नलिका वृक्क नलिका के 2 भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक इसका बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कह सकते हो, बोमेन कैप्सूल। और दूसरा है स्रावी नलिका या स्रावी भाग, स्रावी नलिका यानी सिक्रेशन ट्यूब, स्रावी नलिका कह सकते हो ये। तो ये इसका बोमेन संपुट है और ये पूरा भाग स्रावी नलिका है। यहाँ पर देखें, इसको हम बोमेन संपुट कहेंगे, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। ये समीपस्थ कुंडलित भाग कहलाता है, समीपस्थ कुंडलित भाग, कुंडलित भाग कहलाता है। ये जो वी के आकृति में आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसे हम हेनले लूप कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। और इसे हम जो कहते हैं दूरस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग, कुंडलित भाग कहेंगे। और ये है संग्रह नलिका, संग्रह नलिका। बच्चों ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक वृक्क असंख्य सूक्ष्म
लंबी सक्रिय व कुंडलित नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है और वृक्क नलिका में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यानी ब्लड छनता है, छनने की प्रोसेस होती है। यहाँ पर देखें, एक अभिवाही धमनी या रीनल धमनी कह सकते हैं, रुधिर लेकर पहुंचती है। अभिवाही धमनी कह सकते हो इसे, अभिवाही धमनी, ये रुधिर लेकर यहाँ पहुंचती है और पहुंचने के बाद बहुत पतली सक्रिय केशिकाओं का जाल बनाती है। इस तरह से जिस केशिकाओं का जाल, कैपिलरीज का जाल बनाती है, जिसे हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसे हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इसके बाद यहाँ से अपवाही धमनी निकलती है, जो रुधिर को किडनी से लेकर के छलने के बाद आगे पहुँचती है और इस तरह से ये स्रावी नलिका को विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करते हुए बाहर निकलती रहती है। स्पर्श करते हुए ऐसे स्पर्श करते हुए विभिन्न स्थानों से बाहर निकलती है ऐसे। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि ये जो बोमेन सबपुट है, इसमें जब रीनल धमनी रुधिर लेकर पहुंचती है तो रीनल धमनी यानी जो रुधिर लेकर पहुंचती है उसकी जो गुहा होती है चौड़ी होती है, जबकि यहाँ से जो रुधिर लेकर निकलने वाली धमनी है उसे हम उसकी गुहा सक्रिय होती है। तो परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो केशिका गुच्छ है, जो कैपिलरीज का जाल है, इसमें रुधिर अधिक मात्रा में पहुंच जाता है, किंतु यहाँ से रुधिर कम मात्रा में निकल पाता है। तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों कि जो केशिकाएं हैं, कैपिलरीज हैं, इनकी भित्ति पर रुधिर का प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है। फलस्वरूप रुधिर का कुछ अंश छन करके इस स्रावी नलिका में आ जाता है, यहाँ से छन करके स्रावी नलिका में आ जाता है। यह क्रिया परानिस्यंदन कहलाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। अब बच्चों जब रुधिर छन कर आता है तो रुधिर का के में जो अनावश्यक पदार्थ या हानिकारक पदार्थ होते हैं वे तो छन कर आते ही हैं, साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ भी छन कर आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, प्लाज्मा का कुछ अंश है, प्रोटीन है, ठीक है, ये सब जल की मात्रा है, ये सब छन कर आ जाते हैं। इसके साथ जो हानिकारक पदार्थ हैं जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है, ये सब छन करके आ जाते हैं। तो अब आवश्यक पदार्थों को पुनः रुधिर में जाने की आवश्यकता होती है। तो ये जो अपवाही धमनी जो स्रावी नलिका को विभिन्न स्थानों से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, अब यहाँ पर पुनरावशोषण की प्रक्रिया होती है, रीएब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पर बहुत से आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि ये वापस छन करके परासरण प्रोसेस से कह लीजिए, और ये वापस इस ब्लड की रुधिर में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अंत में विभिन्न स्थानों पर ये पुनरावशोषण की प्रोसेस होती है। जल की अधिकांश मात्रा का अवशोषण दूरस्थ कुंडलित भाग में होता है और अंत में छने हुए भाग में केवल यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, यूरोक्रोम तथा जल आदि शेष बचते हैं। इस मिश्रण को यूरिन अर्थात मूत्र कहते हैं और यह मूत्र इस संग्रह नलिका में एकत्र होता रहता है और संग्रह नलिका से यह रिस करके वृक्क के पेल्विस भाग में गिरता रहता है, स्रावित होता रहता है और पेल्विस भाग से फिर ये मूत्रवाहिनी के जरिए मूत्राशय में पहुंच जाता है और मूत्राशय से फिर ये यूरेथ्रा के माध्यम से, मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है।
तो बच्चों कुछ बात समझ में आई? तो वृक्क नलिका क्या है? वृक्क नलिका वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। लगभग 8 लाख नलिकाएं मिलकर के वृक्क का निर्माण करती हैं और वृक्क नलिका के 2 भाग होते हैं। ये है बोमेन संपुट, दूसरा स्रावी नलिका। ये देख रहे हैं, बोमेन संपुट में रुधिर का फिल्ट्रेशन होता है, अर्थात रुधिर के छनने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर मैंने बताया कि इसकी गुहा अधिक चौड़ी होती है, जो रुधिर लेकर पहुँचती है धमनी, और जो निकलती है यहाँ से उसकी गुहा कम चौड़ी होती है। फलस्वरूप रुधिर केशिकाओं में जो ग्लोमेरुलस है, यानी ये जो कैपिलरीज है, इनकी भित्ति पर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। फलस्वरूप ब्लड का कुछ अंश छन करके स्रावी नलिका में आ जाता है। तो हानिकारक पदार्थों के साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ भी, जैसे ग्लूकोज है, जल है, कुछ साल्ट हैं जैसे Na+Cl- आदि सब छन कर आ जाते हैं। तो इन्हें वापस फिर रुधिर नलिका में पहुंचना आवश्यक होता है। तो इसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, पुनरावशोषण होता है। तो ये आवश्यक पदार्थ ये जो रुधिर नलिका से निकल करके स्रावी नलिका से निकलकर रुधिर नलिका में पुनः वापस चले जाते हैं। और यह प्रक्रिया समीपस्थ कुंडलित भाग, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित भाग तीनों स्थानों पर होती है। अंत में जल की अधिकांश मात्रा दूरस्थ कुंडलित भाग में रीएब्जॉर्ब होती है, पुनरावशोषित होती है। और अंत में छनित में जो छना हुआ भाग होता है, छना हुआ तरल है, उसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या करता है? कभी कभी जो पेशाब का कलर पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम पेशाब को पीला कर देता है, तो इसका भी श्रावण हो जाता है। तो ये भी कभी कभी उपस्थित रहता है। और जल की अधिक मात्रा रहती है। यूरिन, जिसे हम मूत्र कहते हैं, मूत्र में लगभग 95% जल होता है। शेष 2% यूरिया होती है और शेष अन्य पदार्थ होते हैं। और ये सभी पदार्थ जिसे हम यूरिन कहते हैं, ये संग्रह नलिका में एकत्र होते रहते हैं। संग्रह नलिका से ये पेल्विस भाग में, जो खोखला भाग होता है इसके अंदर, उसमें स्रावित होता रहता है, रिसता रहता है, गिरता रहता है, और फिर मूत्र नलिका के जरिए मूत्राशय में पहुंच जाता है। और मूत्राशय से फिर समय समय पर यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों कुछ बात समझ में आई? ये था मनुष्य का उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। स्टार्ट कहाँ से किया था कि मनुष्य का हृदय नहीं, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र या मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं, जो कि एक जोड़ा होते हैं। और ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित होते हैं। और दाहिना वृक्क कुछ ऊपर स्थित होता है और इसका आकार फ्रेम के बीज के समान होता है। और ये हल्का गुलाबी कलर होता है इसका। और इसमें से दबे हुए भाग को हाइलम कहते हैं। दबे हुए भाग से एक एक नलिका निकलती है, जिसे मूत्र नलिका यूरेटर कहते हैं। और यूरेटर एक थैलीनुमा रचना में खुलती है, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसमें मूत्र एकत्र होता रहता है। ठीक है, और आप समझ चुके हैं बाकी स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरी लगभग बात बता दिया। तो ये है आपकी वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। तो आशा है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अब यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और वीडियो को संभव हो तो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।